बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर लेट्स मैं आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 10 है चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का, जिस पे आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन एक एग्जांपल है 2 डायमेंशनल मोशन की। और प्रोजेक्टाइल को अगर डिफाइन किया जाए सो प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज thrown into air and it moves under the influence of gravity alone। इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है जिसे एयर में थ्रो किया जाता है और वो ग्रेविटी के ज़ेरे असर मूव करती है। मैंने यहाँ पर ग्रेविटी एलोन लिखा है। मैं निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, मैं एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहा हूँ एंड दैट इज़ फॉर सिंप्लिसिटी। एंड अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को उसकी एनालिसिस करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेट ऊपर फेंका जाए या स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ पे फेंका जाए तो क्या वो एक प्रोजेक्टाइल है या नहीं है। तो इस डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो किया जाए कि उस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करे, ग्रेविटी, तो उसको हम एक प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। लेकिन ग्रेविटी के अलावा भी एयर फ्रिक्शन वगैरह उस पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन उनको हम इग्नोर करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन बुनियादी तौर पे हम 2 डायमेंशनल मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे स्टडी करते हैं। तो हम जिस प्रोजेक्टाइल की मोशन स्टडी करेंगे वो जनरल फॉर्म होगा, वो एक 2 डायमेंशनल मोशन होगी। लेकिन एक प्रोजेक्टाइल 1 डायमेंशन में भी हो सकता है स्पेशल केस में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन under the influence of gravity। ग्रेविटी के ज़ेरे असर एक 2 डायमेंशनल मोशन है। जब 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसमें इन्वॉल्व हर एक वेक्टर के 2-2 कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस से पहले आप ज़रा इस डायग्राम को देखें जो यहाँ पर मैंने ड्रा किया है। मैंने यहाँ पर 2 एक्सिस ड्रा किए हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर नोट किए हैं। ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली यहाँ से इस पॉइंट से लॉन्च होता है, ये प्रोजेक्टाइल है। अब ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से थ्रो किया जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा, जिसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। फिर ये प्रोजेक्टाइल ऊपर भी जाता है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी जाता है। तो इट्स अ सुपरपोजिशन of 2 motion। The motions along x axis and along y axis। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शंस में मोशन है। तो ये इन दोनों मोशंस चूँकि वेक्टर्स हैं, चाहे हम मोमेंटा की बात करें चाहे हम वेलोसिटीज़ की बात करें, तो उन वेक्टर्स को हम वेक्टोरियली अगर देखें तो उनकी सुपरपोजिशन से हमें ये पाथ मिलता है। और किसी भी इंस्टेंट अगर आप देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पैराबोलिक पाथ, इस तरह की पाथ को हम पैराबोला कहते हैं और बाद में हम इसकी इक्वेशन भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ऊपर भी डिस्टेंस कवर करता है और चूंकि वो ग्रेविटी के ज़ेरे असर है इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है। पहले ये एंगल ज़्यादा होता है, फिर टाइम गुजरने के साथ साथ इस एंगल में कमी आती है और एंगल कम होते होते ज़ीरो हो जाता है। तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब पहुँचता है, इस पॉइंट को हम समिट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है, जबकि सिर्फ x कंपोनेंट बाकी रहता है जो कि इस डायरेक्शन में होता है। इनिशियली x कंपोनेंट भी था इस डायरेक्शन में, y कंपोनेंट भी था इस डायरेक्शन में, जबकि
जो ये ऊपर जाता है एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है वो चेंज नहीं होती। वजह यह है कि हमने यहाँ पर बात की है कि सिर्फ ग्रेविटी के ज़ेरे असर है, तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी हर वक्त डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो अगर मैं ये रिमूव कर दूँ ताकि डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हो जाए, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे मैंने कहा कि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है, यहाँ पे भी उसके ऊपर ग्रेविटी डाउनवर्ड है, यहाँ पे देखें तो यानी हर पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुँचता है तो वो ग्रेविटी के ज़ेरे असर होता है। वो ग्रेविटी थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से एक और बात जान सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ कांस्टेंट। याद रहे ये मैं उस प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन है, उसमें कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना करे। सो इज़ कांस्टेंट एंड हम कोशिश करते हैं जिस प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे हैं इसमें हमने अर्थ की कर्वेचर का ख्याल रखा है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन है। और दूसरी बात हमने ये भी याद रखनी है कि उस प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो ये जहन में रहे। Acceleration of projectile is constant and that is equal to g. There is no acceleration in x direction, ax is 0. और चूँकि y डायरेक्शन को ऊपर की जो डायरेक्शन है y उसको हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, इसलिए हम ऊपर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो चूँकि ऑल द टाइम नीचे होती है, इसलिए हम एक्सेलरेशन को इस पर्टिकुलर केस में जब भी हम y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल में वो माइनस g होगा। वजह यह है कि हमने वेलोसिटी y डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करना है, तो एक्सेलरेशन तो चूँकि डाउनवर्ड है इसलिए कन्वेंशनली हम इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए नेगेटिव एज्यूम करेंगे। सो ये कुछ बातें प्रोजेक्टाइल के मुतालिक याद रहे। फिर प्रोजेक्टाइल में ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल, चूँकि ये दोनों डायरेक्शंस में मोशन करता है, तो जैसे मैंने पहले कहा उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी मोशन से वाबस्ता हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के अगर दो कंपोनेंट्स देखे जाएं तो जो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन रेंज होता है। तो रेंज यहाँ से आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का ये सारा डिस्टेंस रेंज है। फिर हम इनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इन चीज़ों को ज़रा अंडरस्टैंड कर ले। फिर रेंज के बिल्कुल हाफ यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाए तो आप एक पॉइंट पे पहुँचते हैं जो जहाँ पे आप उस ट्रेजेक्ट्री को यानी प्रोजेक्टाइल के पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, पैराबोलिक पाथ है जिसे ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। तो अगर आप यानी उस रेंज के बिल्कुल हाफ पे एक पॉइंट बनाएं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऊपर ड्रा करें जो इस ट्रेजेक्ट्री को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो इस पॉइंट को हम मैक्सिमम हाइट का पॉइंट कहते हैं, जिसे समिट पॉइंट कहते हैं, जिसे जेनिथ कहा जाता है। और इस पॉइंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है जिसे मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। इसकी भी हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। याद रहे ये समिट पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे इस पॉइंट पे बनाए जा सकते हैं। मैं उनमें से कुछ डिस्कस करूँगा जब हम ये डिस्कशन कंप्लीट कर लें। तो रेंज है, फिर मैक्सिमम हाइट है। इस तरह एक और पैरामीटर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टाइम, यानी प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से प्रोजेक्ट होता है तो जूं ये ऊपर जाता है एक पॉइंट पे पहुंचकर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, फिर वापस आता है। इस दौरान अगर आप नोटिस करें वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कम हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इस हिसाब से कम हो रहा है, जी की जो वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल जी थ्रू आउट मैं एज्यूम कर लेता हूँ 10 है, तो हर लम्हा हर सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट में 10 मीटर पर सेकेंड की डिक्रीज आ रही है। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। वो कुछ देर में मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैथमेटिकली कैसे होगा। तो और एक चीज़ जैसा कि मैंने कहा टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो जिस अरसे तक प्रोजेक्टाइल हवा में है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम कि जिस टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में है।
उसके लिए भी हम मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करेंगे। हम ट्रेजेक्ट्रीज इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो NMD CAT के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में ना उलझे, उनके लिए ये 3 काफ़ी हैं। और फिर वो कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा वो MD CAT के स्टूडेंट्स के लिए इनफ हैं। लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स के मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी यहाँ पर लिखूँगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स बनाता हूँ हर एक वेक्टर के वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, ठीक है, और फिर इसके बाद हम इनमें से हर एक को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी के अगर हम कंपोनेंट्स देखें, इनिशियल वेलोसिटी जब इसको हमने थ्रो किया तो इस वक्त इसके 2 कंपोनेंट्स थे, एक्स कंपोनेंट दैट इज़ VI cos थीटा, वाई कंपोनेंट दैट इज़ VI sin थीटा, और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आप जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखें तो वो सेम ही रहेगी, दैट टू इज़ VI cos थीटा। क्योंकि कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रही, इसलिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है और उस वजह से वेलोसिटी सेम रहती है, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो। लेकिन वाई कंपोनेंट में ऐसा नहीं है। वाई कंपोनेंट अगर हम लिखें तो हम ये लिखेंगे VFY इज इक्वल टू VI sin थीटा, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, प्लस AY वाई कंपोनेंट में लिखूँगा, लेकिन चूँकि हम जानते हैं AY जो है वो -G है, कुछ देर पहले मैंने कहा, तो यहाँ पर मैं -G पुट कर लूँगा और मेरे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगी -GT। अब ये वाई कंपोनेंट का कि फाइनल वेलोसिटी है। किसी भी इंस्टेंट आप चेक करें ना, जो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा इसकी वेलोसिटी में कमी आती है, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करती है जो कि सिर्फ इस वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, एक्स कंपोनेंट पे उसका असर नहीं होता। वेलोसिटी में चेंज इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको कहा जाए कि जी 1 सेकेंड के बाद आप फाइंड करें या 2 सेकेंड के बाद फाइंड करें, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रोजेक्शन का एंगल पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे और इससे आप फाइनल वेलोसिटी बता सकते हैं। लेकिन अगर समिट पॉइंट पे हो, एट समिट पॉइंट पे यूँ होगा कि चूँकि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो 0 हो जाता है, मैं ये लिखूँगा VYS, जिससे मैं समिट पॉइंट रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में S लिख लेता हूँ और ये 0 होगी। इस वक्त समिट पॉइंट पर सिर्फ x कंपोनेंट होगा, Vx एट समिट एंड दैट इज़ VI cos थीटा। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके जहन में रहे। अगर हम वेलोसिटी के बारे में ये दावा कर रहे हैं तो वेलोसिटी से जुड़ी हुई हर एक क्वांटिटी के लिए ये बात ट्रू होगी। अगर हम मोमेंटम को देखें तो वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इस पॉइंट पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और फिर इस तरह अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वजह से होगी, वाई कंपोनेंट की वजह से कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो ये बात आपको याद रहे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम का वाई कंपोनेंट समिट पॉइंट पर क्या होगा? 0 होगा। मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट समिट पॉइंट पे क्या होगा? mv cos थीटा, क्योंकि VI cos थीटा जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, सो mvx होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट वुड बी हाफ mvx स्क्वायर, बिकॉज Vy स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा और ये इनिशियल वेलोसिटी चूँकि ये थ्रू आउट सेम रहेगी, Vx स्क्वायर है तो Vx इज़ VI cos थीटा इसका स्क्वायर, एंड दिस वे वी गेट हाफ mvi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो काइनेटिक एनर्जी समिट पॉइंट पर जो होगी दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इस तरह हम अगर देखें हम एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियली आप देखें तो ये एंगल ज़्यादा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो एंगल कम हो रहा है। आप यहाँ पे देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है टेंजेंशियल टू द लाइन। तो ये देखें ये एंगल इस एंगल की निस्बत डिफरेंट है, इसको मैं फाई लिखता हूँ फाई,
और ऊपर जो ये ऊपर जाता है इसमें कमी आती है। तो ये फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर किसी इंस्टेंट पे आपसे फाई मांगा जाए तो इसका तरीका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 0 और 90 के दरमियान एंगल्स में होता है। तो जब भी आपको एंगल फाइंड करना है वो आप इस तरह करेंगे कि टेंजेंट इनवर्स लेंगे और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है उसको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिवाइड करेंगे। तो ज़ाहिर है इनिशियल वेलोसिटी तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, उसमें आप इनिशियल वैल्यूज़ आप पुट करेंगे एक्स की भी और वाई की भी। लेकिन जब कुछ टाइम गुजर जाएगा तो वाई की भी फाइनल वेलोसिटी होगी और एक्स की भी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर मैं वी एफ वाई लिखूँगा और नीचे वी एफ एक्स लिखूँगा। और जब मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? वी एफ वाई की जगह वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा। तो यहाँ से जो भी हमें मिलेगा उसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे, हमें फाई मिलेगा। याद रहे कि एमडीकेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते जिसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। तो उसमें मोस्टली ऐसी वैल्यूज़ बताई गई होती हैं जिसके लिए टेंजेंट की वैल्यू आपको मालूम होगी। और आपको मालूम वैसे होना चाहिए कि 0 से लेकर 90 तक, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 का टेंजेंट क्या होता है, तो आप डायरेक्ट रेशो से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपने डायरेक्शन के मुताबिक याद रखनी है, यानी फाई के मुताबिक, एंगल के मुताबिक ये आहिस्ता आहिस्ता चूँकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फाई में कमी आती है और जब इस पॉइंट से गुजर जाए तो वो दोबारा बढ़ने लगती है। एक ऐसा पॉइंट समिट पॉइंट के मुताबिक एक और बात भी याद रखें। समिट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान the angle between velocity and acceleration at summit point is 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि समिट पॉइंट पे जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का मौजूद होता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, जबकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है। तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मालूम होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, रेंज की और मैक्सिमम हाइट की और इनके दरमियान रिलेशनशिप्स की। लेकिन मेरा ख्याल है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।